परसाई जी की दो बात है एकदम से मुझे याद आ रही। पहली बार जब मैं परसाई जी से मिला जबलपुर में, तो परसाई को मेरे गुरु आचार्य हृदय के साथ द्विवेदी बहुत पढ़ते थे। और हंसते तो पढ़ के सुनाते थे। परसाई ने द्विवेदी के पर एक लंबा लेख लिखा, ये लोग उसमें नहीं। तो दो बात है, एक तो परसाई जी को मैं देखता रहा थोड़ी देर तक, तो जानते हैं परसाई ने क्या कहा मुझसे। परसाई ने मुझसे कहा, मैं आज तक आश्चर्य नहीं, मेरा मन कैसे जान लिया, क्योंकि मैं सोच रहा था जैसे वो देख रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम, मैंने देखा कि परसाई सुंदर है, व्यंग्यकार पढ़ा है, ऐसा बैठा होते हैं, लेकिन खूबसूरत थे। परसाई का परिवार वो खूबसूरत परिवार था। तो बोले मुझसे कि तुम चिंता मत करो, मैं अविवाहित हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूं। दूसरी बात, परसाई ने, परसाई के अपने मॉडल हैं, वो उसकी अगर समय मिला तो मैं कह पाऊंगा, शायद नहीं कह पाऊंगा। परसाई पर किताब लिखी, उसमें लिखा है परसाई के पास एक विजन भी था, उससे व्यंग्यकार नहीं थे, यानी ऐसे व्यंग्यकार थे जो कहीं पहुंचते हैं। उन्होंने, उनके मॉडल नेहरू थे, तो नेहरू के बारे में उन्होंने लिखा, उस संस्मरण नेहरू पर लिखा, तो लिखा कि नेहरू जी को भाषण देना था, तो भाषण देने के पहले जैसा कि होता है, एक कोई लोकल कांग्रेसी आए और उन्होंने नेहरू जी के बारे में बोलना शुरू किया, उनकी तारीफ शुरू कर दी। 1-2 मिनट 1.5 मिनट बोले वो नेहरू जी की तारीफ में। नेहरू जी उठे, पकड़ के माइक छीना, बोले ये क्या बदतमीजी है, मेरे सामने ही मेरी तारीफ। तो परसाई व्यंग्य के साथ भी असल में होता यह है कि सच प्रच्छन्न हो, सच छिपा रहता है, उसको उद्घाटित करना पड़ता है। तो ये उद्घाटित करने का काम व्यंग्य करता है। और जैसे जितनी विधाएं हैं साहित्य मात्र है। किसी ने, आपने नमक की बात की थी, करुणा जो है, करुणा जहां जिस साहित्य में ये उसको बार बार पढ़िए और सोचिए, एको रसा करुण रसाई। जो साहित्य आप पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, और वो आपको अपने से उठा करके कुछ ऐसा क्रिएट करता है जो न आपका है, न किसी का है, और सबका है। करुणा पर बोलने लगो तो बड़ी देर हो जाएगी। जो आपने क्रिएट किया हो, कुछ पा करके आपने क्रिएट किया है, और जो ऐसा क्रिएट किया है जो न आपका है, न किसी का है, वो सबका है, और वो आपको तल्लीन कर देता है उसमें। तो व्यंग्य में भी ये करुणा अगर नहीं है तो व्यंग्य नहीं है, क्योंकि व्यंग्य अपने आप में कोई
नहीं हो सकता जब तक उसका कोई मॉडल ना हो, जब तक कोई उसका विजन ना हो। और वह विजन करुणा है। अब देखिए आप परसाई का, परसाई ने एक जगह लिखा है कि जाड़े की रात है और जाड़ा पड़ रहा है, बहुत जाड़ा पड़ रहा है, और जाड़े में एक बच्चा रो रहा है। ये मैं परसाई का लिखा हुआ बोल रहा हूं। और बच्चा रो रहा है, जाड़ा पड़ रहा है। मैं तो नहीं जानता, लेकिन उसकी मां जरूर जानती होगी कि ये बच्चा जाड़े से रो रहा है कि भूख से रो रहा है। परसाई वो व्यंग्यकार है जिनका हृदय इस मां का हृदय है, जो पहचान लेता है कि बच्चा रो रहा है, जो जाड़े की भूख और भूख की रोना, भूख की रोना और जाड़े का रोना दोनों में फर्क कर सकता है। अगर आपने नहीं समझा तो आपने परसाई को नहीं पढ़ा होगा। तो और उसमें तेवर भी, वो ये कहते थे कि मैं वो लिखना चाहता हूं कि जो आज लिखूं और कल मिट जाए। मतलब समझिए आप कुछ, जो अपने वर्तमान का नहीं होता वो कहीं का नहीं होता। जिसे आप शाश्वत कहते हैं वो वर्तमान में ही निहित होता है। इसलिए इन सब वो ये जब जो राइटर ये कहेगा कि मैं वो कहना चाहता हूँ, वो लिखना चाहता हूँ जो आज लिखूं और कल मिट जाए, वो वर्तमान को जो लिख रहा होगा उसको कितना इंटेंसली महसूस कर रहा होगा, वो उसी में सब पा लेता होगा। इस जर्रे को रहती है वसबत की हविष हरदम। ये जर्रा नहीं, शायद सिमटा हुआ सहरा है। आपने समझा? ये अकारण नहीं है, परसाई तो व्यंग्यकार है। इतनी जगह क्यों पढ़े जा रहे हैं? कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी। तो वो असल में और कुछ नहीं है, वो करुणा है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो बहुत बोलूंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसे नहीं, ये उनकी एक छोटी सी एक व्यंग्य चित्र है, व्यंग्य चित्र ही कहते उसे, भोला राम का जीव। आप जानते हैं भोला राम का जीव नहीं करता था जमदीदू। अब वो भोला राम का जीव इस विष का इस्तेमाल वो इसलिए करते हैं कि एक तो परसाई के यहाँ ये बात छूट, परसाई के यहाँ आपको ये मिलेगा कि देवता बहुत मिलेंगे, हनुमान मिलेंगे, लक्ष्मण मिलेंगे, राम मिलेंगे, और हनुमान जी चक्कर नहीं आ रहे थे, खुशामद नहीं पसंद कर रहे थे। फिर किसी ने ये किया, मार्केट वाले ने कि लाल लंगोट का एडवर्टाइज कर दिया, तो फिर हनुमान जी भी चक्कर में आ गए, पड़ गए। ये सब देवता, ये जो देवताओं का मजाक उड़ाया गया है परसाई के यहाँ, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन के देवता उनके सामने भ्रष्टाचारी हो रहे थे।
वो जो परसाई के हनुमान और परसाई के लक्ष्मण और परसाई की ये और रामराज में ये सब जो हैं वो वही हैं कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के ये एक उनका वो रूप था। वही, अब नाम किसका लिया जाए, वही वो थे। और वही स्वतंत्र आंदोलन के बाद जब भोगता हुए उस सुख के तो क्या हो गए, वो परसाई के सामने था और परसाई उसे लाना चाहते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो जो भोला राम के जीव हैं, तो भोला राम के जीव को पेंशन नहीं मिल रही। एक शब्द है दुख, बल्कि दुख आप सीधा शब्द, एक शब्द है फ्रैक्चर। जब ये शब्द बना तो आप चाहे जहां इस्तेमाल कीजिए। ये जो ज्यादा गड़बड़ी आप देख रहे हैं आजकल शब्द का, उसकी वजह ये है, सीधे कहिए ना कि मार्केटिंग है। कोई आपसे क्यों बात करे, पैसा चाहिए, कोई आपसे क्यों मिलजुल करे, कुछ चाहिए। और अब वो एक ऐसी मॉरलिटी नहीं पैदा हो रही है, हम कहेंगे हम पूंजीवाद वजह का नाम लेंगे तो पूंजीवाद तो बड़ा बदनाम शब्द है। पूंजीवाद तो बड़ी अच्छी चीज है। पूंजीवाद की उपयोगिता को रूस ने नहीं समझा था, सोवियत यूनियन ने, चीन ने समझा है। ग्रोथ तो पूंजीवाद में होती है ना। इसलिए सोशलिज्म, लेनिन का ये था कि बिना सोशलिज्म, बिना कैपिटलिज्म पे सोशलिज्म आ जाएगा। एंड ये चीज ने समझा कि नहीं, पूंजीवाद होना चाहिए लेकिन हमारे बस में होना चाहिए ये राक्षस, और पूंजीवाद की तरफ ग्रोथ नहीं होगी। तो ये लेकिन ये शब्द है पेंशन जो है वो भोला राम को नहीं। मैं आप कह रहा था शब्द एक है फ्रैक्चर, चाहे जिससे इस्तेमाल कीजिए आप, लेकिन जब फ्रैक्चर आपको हो जाए तब दूसरी स्थिति। बेटा इस समय मैं पेंशनधारी हूं, जब पेंशन की तारीख आती है ना 31, तो 2 दिन पहले से चिड़चिड़ा हो जाता हूं कि आएगी कि नहीं आएगी। और जब आ जाती है तो सब ठीक लगता है। ये जीवन है, जीवन। तो वो जब ये आप सोचेंगे ना तब आप समझेंगे कि ये खेल नहीं है, ये वो भोला राम को पेंशन नहीं आती, भोला। और उनका जो देवदूत है, जमदूत वहां ले जाते हैं। जमदूत किसको नहीं पकड़ सकते, जमदूत सबको पकड़ सकते हैं, लेकिन जो जिसकी पेंशन नहीं आ रही है उसका मन, उसका जीव नहीं पकड़ सकते। और आप ये देखते हैं कि अंत तक उसको पेंशन मिलती तो नहीं है, लेकिन उसी में रहता है। आप कहते ना कि जब आप जो चीज आपके मन में होती है ना, आप कट कर। ये शानी की कहानी है एक नाव के याद। जी। फर्स्ट रेट का स्टोरी राइटर है वो, फर्स्ट रेट की स्टोरी राइटर। तो वो जब घर के लोग प्रतीक्षा करते हैं, वो अंधा बाप के कौन परीक्षा करता है, तो हर बात में कहता है कि वो आ गया, वो आ गया, आ गया। तो जो आप जिसको पाना चाहते हैं ना, कर रहे आ गया। तो भोला राम का जीव जो है वो पेंशन नहीं पा रहा है, और जैसे ही उनको कोई भोला राम पुकारता है तो वो समझते हैं पेंशन आ गई, और वो खट से बोल देते हैं हाँ भोला राम यहाँ है, भोला राम को पकड़ा गया। क्योंकि भोला राम का जीव कहाँ लगा है, टेंशन में। जब तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला होता है
हमारे पिताजी कहा करते थे, कहा भैया अपने से जान लो। तो जब तुम साहित्य को पढ़ोगे ना और दुनिया को बेटा अपने से जान लो, क्या भूमि से पढ़ोगे, तब सार्थक, तब वो समझ आएगा, अति समझ आएगा। तो ये भोला राम का जीवन है परसाई का। ये वो व्यंग्य नहीं है, क्योंकि पेंशन जो है वो सिर्फ व्यंग्य नहीं है, बड़ी ऊंची से, उसमें पैसा होता है, उसमें खाना चलता है, उसमें साड़ी आती है, उसमें बच्चे को फीस दी जाती है, उसमें मकान का किराया दिया जाता है। शब्द जो है बेटा वैसे तो बेकार है, लेकिन शब्द तमाम संपत्ति अपने में रखते हैं, तमाम स्थितियां अपने में रखते हैं। उन स्थितियों को उधारो तो शब्द का अर्थ समझ पाएगा, वरना तो क्या आएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये भोला राम का जीवन। अब एक चीज कह के कि मैं अपना बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो बोलते चल जाऊंगा। एक परसाई का न पढ़ा हो तो एक नंबर जरूर पढ़ना, प्रेमचंद के फटे। परसाई ने उसमें पता नहीं कैसे लिख दिया है, जाने के लिखा है। ये लिखा है परसाई प्रेमचंद की फोटो दी थी, जो प्रेमचंद ने फोटो खिंचाई है, और प्रेमचंद वैसे हैं और जूते जो हैं फटे हुए। अब उसको देख करके क्या लगता है, परसाई लिखते क्या है कि भले मानस फोटो खिंचाने जा रही थी ना। अरे और लोग तो फोटो खिंचाते समय इत्र लगा लेते हैं, तुम कम से कम ठीक से कपड़े तो पहन लेते, लेकिन नहीं, मैं जैसे हम हैं वैसे ही दिखें। अब तुमको मेरी एक बुराई अवगुण है कि मैं बश्यांतर बहुत होता हूँ। ये सहजता जो है बहुत बड़ी बात है, जैसे हैं वैसे तो कुछ होगा। तो वो जो है वो ये कहते हैं परसाई कि फोटो खिंचाने के लिए अपने को बनाना क्या, जैसे हम है वैसे दिखाएं। और यह आदमी वो आदमी है यानी प्रेमचंद, जो जैसा रहता है वैसा ही दिखाना चाहता है लोगों को, दिखाने में और कुछ अपने में नहीं सीखे। दूसरे उस फटे जूते का जो मरम्मत करते हैं परसाई, ये जूते फटे कैसे, ये जूते फटे इसलिए हैं क्योंकि इस जूतरों से वो इस जूते को ठोकरें मारते रहते, और चाहे जूता फटे चाहे ना फटे, इतनी ठोकरें उन्होंने विषमताओं को मारी है कि वो जूते उनके फटे। हमेशा जो विषमता है जो गलत है उसको लगातार उस पर अटैक करना, और उस अटैक करने से जूते फटे हैं, लेकिन उनका अटैक करना बंद है। एक उनके यहाँ इसी बीच में आ गया, असल में कचरे का ढेर। अभी कचरे का ढेर जो ओरिजिनल इमेज है वो ओरिजिनल मुक्तिबोध के यहाँ है, वो गांधी जी का है। मुक्तिबोध में भी गांधी की एक अजीब इमेज वो मुक्तिबोध ही क्रिएट कर सकते थे। अब बहुत मैं कहना चाहता हूँ इसको, सर्दी में बोरा ओढ़े गांधी, शायद ये इमेज किसी और कहीं मुश्किल नहीं मिल रहा कि सर्दी में बोरा ओढ़े गांधी। और लोग आते हैं गांधी को पीछे करके और वो कहते हैं तू आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, हम हैं गए जमाने के चेहरे, तू आगे बढ़ जा। आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता। फिर गांधी सावधान करते हैं, लेकिन याद रख
दुनिया न कचरे का ढेर, जिस पर कोई आगे बढ़ जाए, जिस पर ऐसा कर देते हैं कि ये कचरे का ढेर नहीं है, उसको परसाई आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जिस पर कोई मुर्गा बांग दे दे तो सुबह हो जाए। ये मुक्तिबोध लिख गए थे। परसाई ने उसे आगे बढ़ाया कि वो मुर्गा जो है जब कचरे के ढेर पर जाता है तो जो बड़ी जोर से बांग देता है तो समझता है कि मैं क्रांति कर रहा हूं, सुबह हो जाए कि मैं क्रांति कर दूंगा, और अपनी बांग को क्रांति की आवाज समझता है और करने क्या लगता है, उस कचरे के ढेर पर जो दाने पड़े हुए हैं जूठन बीन के खाने लगता है। तो आप ये देखते हैं कि बहुत वो ऐसा व्यक्ति है जिसके अलावा पूरे परसाई के में एक अंतःसंवेदना यहाँ से चलती है, वो अजीब है। अनावश्यकता सौंदर्य की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, अनावश्यकता, गैर जरूरी। अगर आपने जितना बिल्कुल जरूरी है उससे अगर कुछ ज्यादा हुआ तो सुंदरता नहीं रह जाएगी। जितना मांस चाहिए आपके शरीर में, और लड़कियां आजकल वो है ना वो टाइट वेट करके ठीक रखते हैं, पुरुष भी अगर जरूरत से ज्यादा कुछ आप में है तो आप सब हो जाएंगे, आप सुंदर। ये चीज शरीर में भी तय होती है। अनावश्यकता, सरप्लस। मैं मार्क्सिज्म नहीं प्रीच कर रहा हूँ, वही जगह भी नहीं है, आज तो जमाना भी अच्छा नहीं। लेकिन ये है कि जो सरप्लस है अगर वो आया, जो जरूरी नहीं अगर कहीं वो आया, चाहे शरीर में अगर आया तो साफ शरीर सुंदर नहीं रह सकता है। वाणी में आया, परसाई कहते हैं कि ये जो अनावश्यकता है, जरूर से ज्यादा विनम्रता, जब कोई आदमी आवे तो उसकी विनम्रता में जितनी ऐसी विनम्रता होगी जरूर से ज्यादा उतनी छिपी तलवार होगी, चाकू होगा उससे। जब कोई आदमी आवे और घुटनों से नीचे भी जाकर के आपका पैर छूने लगे, प्रणाम करने लगे, तो समझ जाएंगे कि जो पैर पकड़ेगा वो छोड़ेगा नहीं फिर। तो ये जो अनावश्यकता है, जरूर से ज्यादा होना है। और बंधुवर वही अनावश्यकता जो है जब मन में आ जाए, शरीर में आता है तो शरीर को रूप करता है, और मन में अगर वो आ गया तो उसी का नाम अहंकार है ना। मैं कोई जहर तू या ठीक कर रहा हूं, जब मन में वो आ गया आवश्यकता से ठीक, तो अहंकार है। और परसाई उन व्यंग्यकारों में से नहीं है जो व्यंग्य को क्रिएट भी करते हैं। देखो एक बात बताओ, किसी ने महावीर वर्मा के बारे में लिखते हुए लिखा था कि महावीर मैं विरह में चिर, मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर, जनेन्द्र लिखा था कि ये गलत है, अगर पीड़ा होती तो उससे उभरने की कोशिश। लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा कि नहीं, महावीर में उभरने की पीड़ा है। रात निशा के उर्मे दिवस की चाह का शर्म,
जाग तुझको दूर से। ये करेक्ट वाह यार, बड़ी समझदार होती जा रही मैं। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद। रात के उड़ने अगर पीड़ा सच है तो उस पीड़ा से मुक्ति की जरूर इच्छा। अगर मुक्ति की ही इच्छा नहीं है तो मतलब पीड़ा नहीं। तो ये महादेवी की बात है। तो यहाँ इस तरीके से तो मैं बताता हूँ आपसे कि ये इतना सारा व्यंग, इतना सारा सब कुछ गड़बड़ी परसाई ने मॉडल क्रिएट किया है। आप सब कुछ पढ़ें, परसाई का एक निबंध आपको पढ़ें, वो निबंध है फिर उसी नर्मदा मैया की जय। अपने को परसाई नर्मदा पुत्र कहते थे और उनका एक निबंध है केवट कन्या है जी। ये उनका मॉडल है। और कैसे है केवट कन्या, पढ़ लो, मैं बता देता हूँ। वो केवट कन्या ऐसी है, साहित्य तो ऐसा कहीं मतलब उसको केवट की लड़की है और होशियार होशंगाबाद में बाढ़ आती है। सच्ची घटना है, मरते हैं लोग उस बाढ़ में। वो लड़की 17-18 साल की, वो साहित्य फाइट नहीं जानती है, कुछ नहीं जानती है। वो सबको कम से कम 50 लोगों की जाल बजाती तैर करके। ये परसाई का जीवित मॉडल है जो आसपास दुनिया हमारे से खराब ही नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छी दुनिया है। और अच्छी दुनिया की अच्छी की नजरअंदाजी करना पाप है, क्राइम। जितना जरूरी है अपने आसपास की बुराइयां बताना, उससे ज्यादा जरूरी है अपने आसपास की अच्छाइयां बताना। तो परसाई ये बताते हैं, उनका मॉडल वो केवट कन्या है, ये लोग नहीं जानते। और उस केवट कन्या का जो वर्णन किया है परसाई कि पुलिस वाले पहुंचते हैं उसके पास, अखबार वाले पहुंचते हैं, सब पहुंचते हैं। उसको पता नहीं हमने क्या किया है। वो उससे जो सवाल कोई वो बेवकूफ से बैठी रहती है, उसको पता नहीं कि ये कोई बहुत अच्छा काम हमने कर दिया, कोई ऐसा काम की तारीफ होनी चाहिए। हम तो मुझे डूब रहे थे, मैं क्या किया बस। ये वही चीज है जिसको कबीरदास सहज का अरशब्द हो। तो ये किरोड़ी में कॉलेज बजा, यही मैंने मुदर्रिसी शुरू की थी। ये तो मेरा मायका है। समझा, यही मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो यही आकर के कि वो जो है सहज आपने कुछ किया उससे भी बेखबर आप। अगर आप सहज हो गए और कहते घूमते हैं, हाँ कभी बात सहज सहज सभी कहे, सहज न चीन है वो, जब सहज विषया तजय। समझ गए ना, विषय को तज करके नहीं कह रहे कि हमने कुछ तज दिया। अब जाहिर है कि सहज इस दोहे का अर्थ मैं नहीं बता सकता था, इस दोहे का अर्थ तो मेरे गुरु आचार्य खजारी प्रसाद जी ने बताया कि सहज 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 सब है, सहज न चीन है वो, जब सहज विषय तजय। सहज कहेंगे सहज। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि परसाई, एक तो अभी आप हमसे आपने कहा या आपने कहा, किसी ने कहा पढ़ाकू बहुत थे, बहुत है ना, बहुत पढ़ाकू थे, बहुत पढ़ाके थे। और शादी उन्होंने क्यों नहीं की थी ये हमने पूछा था मुझसे, और वो भी बड़ा पिता उनकी प्रेमिका जो थी वो रहती थी, नाम का सब जानते थे।
तो कहने लगे कि जब मैं भुक्खड़ घर का नहीं था, अच्छे घर का था, लेकिन ये हुआ कि जब मैं हाई स्कूल में था तभी मेरे पिताजी मर गए और फिर घर का खर्चा कौन चलाता, मुझे नौकरी करनी पड़ी, स्कूल मास्टरी। फिर मेरी दो बहनें युवावस्था में शादी योग्य थी, तो पहले मुझे उनको शादी करनी थी, सीता जी की जो उनकी बहन थी। कहा फिर उनके बच्चे हुए, भांजे, वो कहाँ विधवा हो गई सीता जी। कहूँ फिर उनके दोनों भांजे हुए, कहाँ रहे वो, कहाँ रहे, फिर किसके बारे छोड़े। बड़ी सुंदरी थी वो, 18-19 साल की उम्र में विधवा हो गई। तो परसाई वहीं रहे, उनके पास रहे। कहा जब इतनी बड़ी उम्र हो गई तो परसाई तो परसाई है, आत्मव्यंग तो भयंकर था उनका। तो कहा कि अब जब मेरी उम्र हुई तो वो जो थी उन्होंने कहा कि अब शादी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं शादी तो 40 साल की उम्र में कर लूंगा, लेकिन मेरे यहाँ मित्रों का आना बहुत बढ़ जाएगा। समझ में बैठा ना। अच्छा, उन्होंने कहा कि शादी कर लूंगा लेकिन 40 साल की उम्र में तो बच्चों का आना मेरे यहाँ बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। चलिए नहीं परसाई। तो वो जीवन एक अजीब है, तो उससे मैं प्रभावित हुआ। जैसे एक बात है कि जब किसी का जीवन, मैं लिखता नहीं हूँ मतलब किसी बात, पहले उसका जीवन जब प्रभावित होता हूँ ना, तो मैंने देखा कि नहीं तो उनका आप जो कुछ लिखते हैं उसमें आपका जीवन झलक मारते रहता है। हो गया, काफी बोल रहे हैं बस।